हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल चाल है? जल्दी से आ जाइए, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल। हेलो एवरीवन, हेलो। क्या हाल है भाई? क्या हाल है? सब बढ़िया है, सब मस्त है, सब दुरुस्त है, सब तंदुरुस्त है? जल्दी से बताइए बेटा। मैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया हूं, तुम सब बढ़िया हो या नहीं हो? ये बताओ। मजे आ रहे हैं जिंदगी में? सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में? ये बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से। तो भाई आज हम क्या करेंगे? तो आज हम जो है अपना फ्रेश एक नया जो चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं भाई। और इस चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। बहुत ही प्यारा, बहुत ही तगड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर को आज हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो। हेलो विवन, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ जल्दी से। अच्छा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है और हम आज जानेंगे कि ये मुष्टंडे जो थे ना अंग्रेज, इन अंग्रेजों ने हमें आर्थिक रूप से कैसे कमजोर किया और हमारे देश की जो जान थे, यानी कि हम बात कर रहे हैं वनों के बारे में, जो कि एक टाइम पर हमारे देश में 40% हुआ करते थे और आज के टाइम पर हमारे देश के जो वन है सिर्फ 18% बचे हुए हैं। तो आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं इसमें आप देखोगे जो उपनिवेशक लोग आए, जिन्होंने हमारे देश पर कब्जा किया, हमारे देश को गुलाम बनाया और ना सिर्फ गुलाम बनाया बल्कि हमें आर्थिक रूप से भी कमजोर किया। और ना सिर्फ आर्थिक रूप से भी कमजोर किया बल्कि हमारे जो वन थे और जो वनों में रहने वाला जो समाज था, मैं बात कर रहा हूं आदिवासियों की, कि इनको किस तरीके से चोट पहुंचाई, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं पता होना चाहिए कि भाई हम तो बात कर लेते हैं अलग अलग लोगों की, लेकिन अंग्रेजों के बारे में कोई बात ही नहीं करता। अंग्रेजों ने हमें चारों तरफ से चोट पहुंचाई और उसमें से हमारे वन भी आया करते थे। ठीक है ना? वन समाज और उपनिवेशवाद। अरे हिस्ट्री जैसा नहीं लग रहा तो हम फील करवा देंगे, हम जैसा हम लगवा देंगे तुम्हें हिस्ट्री जैसा। यार क्या बात कर रहे हो यार तुम, है ना? तो ये चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग और मैं चाहता हूं तुम्हारा जो 100% 100% जो दिमाग है वो तुम्हारा इसी में लगना चाहिए। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें तुम्हें पता लगेगा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे वनों का शोषण किया है। ये जो मैं आज तुम्हें बताऊंगा, ठीक है ना? चले तो जल्दी से आ जाइए और फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट से। हेलो 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 हेलो। चलो अब तक जो भी चैप्टर पढ़ाए हैं समझ में आए हैं तुम्हें? जल्दी से बताइए फटाफट से। सर क्विज होंगे? अरे पहले तू क्विज कर ले बेटा। ये एक काम करते हैं, मैं चैप्टर बाद में पढ़ाऊंगा, पहले तू एक काम कर, क्विज कर ले पहले। पोल कर लो, पोल 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 पोल। है पोल के अलावा कुछ आता नहीं है क्या तुमको? हाँ एग्जैक्टली बेटा, अंग्रेजों ने हमारी प्रकृति को जो है बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई है और इस हानि के बारे में हम बात करेंगे। तभी तो यहाँ पे दो चीजों के नाम लिखे गए हैं ना, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो एक काम करो यार, अपने छोटे छोटे हाथों से जो है तुम एक काम करो, जल्दी से थम्सअप दे दो। और इसी थम्सअप के साथ हम क्या करेंगे, इसी थम्सअप के साथ हम जो है काम करते हैं, अपने इस प्यारे से बहुत ही मजेदार चैप्टर को जो है शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए 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 जल्दी से बेटा, जल्दी जल्दी से जो है इस चैप्टर को खत्म करते हैं भाई। और ज्यादा जो है ज्यादा देरी नहीं लगाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अरे बेटा मेरा बर्थडे नहीं आया भाई, मेरा बर्थडे आता है अक्टूबर में। जब आएगा तुम्हें पता चल जाएगा। हैप्पी बर्थडे। वैसे ही अटेंशन लेनी होती है कि एक काम करते हैं सर, वैसे तो कमेंट्स देखते नहीं है, एक काम करते हैं सर को ना हैप्पी बर्थडे विश कर देते हैं, सर हमारा एकदम कमेंट देखेंगे और हमारा नाम ले लेंगे। हाँ यही चाहिए। अटेंशन के भूखे हो तुम सबके सब बे, सबके सब अटेंशन के भूखे हो बे। सब समझता हूं मैं। चलिए ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई, स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। चैप्टर के नाम पे जाओ। चैप्टर का नाम क्या कह रहा है? चैप्टर का जो नाम है वो है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। अब यहां तक कि अगर आप चैप्टर का नाम पढ़ोगे तो आपको इसमें कनेक्शन दिखेगा। एक कैसा कनेक्शन दिखेगा? चलिए कनेक्शन कैसा दिखता है मैं थोड़ा सा बात करता हूं। अच्छा, और जिन बच्चों की पहली क्लास है उनसे मैं ये बोलूंगा कि भैया बहुत ही अच्छी बात है, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। पहला पहला बिल्कुल ताजा ताजा चैप्टर जो है मैं शुरू कर रहा हूं। क्लियर हुआ ना? चलिए चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। अरे मजाक कर रहा हूं बेटा, मजाक कर रहा हूं। किसी ने भी मेरे को हैप्पी बर्थडे बोला हो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं बेटा। थैंक यू सो मच, मैंने मान लिया, तूने बोला मैंने मान लिया, मेरा बर्थडे आज ही है। ठीक है ना? हाँ मेरा बर्थडे आज है, कोई बात नहीं। ठीक है चलो। अच्छा अब थोड़ा चैप्टर पे आ जाते हैं। अब इसमें ना दो शब्दों की बात की गई है सर। इसमें जो है कि इसमें जो है दो शब्दों की बात की गई है सर, दो शब्दों की बात। पहला जो शब्द है वो क्या है सर? पहला जो शब्द है वो है वन्य समाज। क्या है सर? पहला है हमारा वन्य समाज, पहला है हमारा वन्य समाज और दूसरा है हमारा उपनिवेशवाद। अच्छा वन्य समाज को पहले समझते हैं। इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक तो वन आ जाते हैं हमारे, एक हमारे वन आ जाते हैं, हमारे देश में जो भी वन है वो आ जाते हैं, और दूसरा आता है कि इन वनों में रहने वाला समाज, यानी कि हम बात कर रहे हैं
अलग अलग आदिवासी समूहों की, अलग अलग आदिवासियों, आप देखोगे अलग अलग आदिवासी समूहों के बारे में कि किस तरीके से ना सिर्फ वनों को नुकसान पहुंचाया है, बाकी आप देखोगे वनों के अलावा जैसे जैसे वनों को नुकसान पहुंचाया वैसे वैसे आप देखोगे हमारे इन वनों में बेचारे जो आदिवासी भाई बहन रहते थे इनको कितनी तकलीफ पहुंची, किस तरीके से अंग्रेजों ने जब वनों से संबंधित अलग अलग कानूनों को जो है लागू कर दिया, अलग अलग कानूनों को पारित कर दिया, तो आप देखोगे कि ये आदिवासी समूह जो है किस तरीके से बर्बाद हो जाता है ना। अच्छा, अब यहां पे एक दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उपनिवेशवाद। किसका इस्तेमाल किया गया है? उपनिवेशवाद। अच्छा सर, उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है सर? उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है सर? उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है सर? देखो, उपनिवेशवाद की मैं बात करूं तो देखो उपनिवेशवाद भी क्या है, एक तरीके की विचारधारा है, एक तरीके का उपनिवेशवाद की हम बात करें तो यहां पर क्या होता है सर, यहां पर जो है ना, जो ताकतवर शक्तियां जो होती हैं, जो ताकतवर शक्तियां जो होती हैं क्या करती हैं सर, ये एक तरीके से कमजोर को जो है दबाने की कोशिश करती हैं, कमजोर पर अपना आधिपत्य दबाने की कोशिश करती हैं, तो इसको हम बोल देते हैं उपनिवेशवाद। अब यहां पर ताकतवर कौन था सर? तो यहां पर जो अंग्रेज हैं, जो यहां पर अंग्रेज हैं वो यहां पर ताकतवर हैं सर, है ना। और इन अंग्रेजों ने क्या किया सर? तो इन अंग्रेजों ने भारत जो कि उस टाइम पर कमजोर था, भारत को जो है एक तरीके से अपना क्या बना लिया, अपना जो है गुलाम बना लिया। अच्छा ठीक है, तो जब अंग्रेजों ने गुलाम बनाया तो अंग्रेज यानी कि भारत देश पर हमारे क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। और आप देखोगे जो अंग्रेज हैं हम पर उपनिवेश कर रहे हैं, एक तरीके से हम जो थे वो अंग्रेजों का उपनिवेशवाद थे। क्लियर हुआ? चलिए, हम पर जो अंग्रेजों ने एक तरीके से उपनिवेशिक शासन किया है, एक तरीके से हमें गुलाम बनाया है ना। और जब ये गुलाम बनाया तो इस गुलामी का हमारे वन समाज पे, इस गुलामी का हमारे वन समाज पे क्या असर देखने को पड़ता है, क्या असर देखने को मिलता है, वो हम किस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सर? वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सर आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो गई। यस यस, यही तो चाहिए था भाई, यही तो चाहिए था। फाइनली मेरी राइटिंग अच्छी हो गई है भाई। हा 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 हा, चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मेरी राइटिंग जो है, आपने बोला कि सर आपकी राइटिंग में पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये इतनी ज्यादा खुशी वाली बात है कि अगर सामने बैठे होते तो मैं तुम्हें आज पार्टी दे देता कि सर ऐसी क्या बात है, क्यूआर कोड भेज देते हैं, पेटीएम कर दीजिए। दांतों में पानी बहुत लगने लगा है मुझे। चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया। हाँ, थैंक यू सो मच, आप सब बोलेंगे, चलो थैंक यू सो मच, चलो चलो, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो आपको चैप्टर की जो आउटलाइन है, चैप्टर का जो सार है वो समझ में आया? जल्दी से बोलो फटाफट, चैप्टर का सार समझ में आया? तुम्हारे में चैप्टर नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, तो मत पढ़ो, क्या दिक्कत है। बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके में है चैप्टर बेटा, है तो मेरे को पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारे में देखो, तुम अगर नींव हिंदी से हो, अगर तुम्हारे अगर बोर्ड्स में चैप्टर नहीं है तो कोई भी पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है बेटा जी, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे बोर्ड्स में चैप्टर डिलीटेड है, मे भी हो सकता है अगर तुम सीबीएसई बोर्ड से हो, तुम्हारा एसएसटी हिंदी मीडियम में है, तो अगर तुम्हारे बोर्ड्स में डिलीटेड है चैप्टर तो तुम प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स्ट्रा मत पढ़ो। हाँ, तुम्हें नॉलेज के लिए पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आगे हम बढ़ते हैं भाई। अब हम थोड़ा सा चैप्टर का पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा हम जो है हमारा परिचय वाला जो हिस्सा है वो देख लेते हैं, हम चैप्टर का परिचय देख लेते हैं। जैसे कि आपकी चैप्टर की शुरुआत ही बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल शब्दों में जो है मैं ये जो नोट्स है वो लाया हूं, और इसके शॉर्ट नोट्स मिल ही नहीं सकते भाई, ये शॉर्ट नोट्स ही हैं जिससे मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, डिटेल में शॉर्ट नोट्स से ही पढ़ा रहा हूं। सर कल एसएसटी का पेपर है, ब्लेस दीजिए। अरे बेटा, मेरा आशीर्वाद तो, मेरी ब्लेसिंग्स तो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। अमरीश पटेल, अच्छे से करना, जाओ, ऑल द बेस्ट, और हमारे स्टूडेंट तो नाम रोशन करोगे, कैसी बात कर रहे हो यार तुम, हैं। चलो ठीक है, हम बात करें हमारे आस पास की, हम बात करें जो हमारे घर होते हैं, हमारे स्कूल होते हैं, इनमें आपको कई तरीके की जो आपको वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है, कई तरीके की आपको जो है वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमारे घर की हम बात करें, स्कूल की हम बात करें, आप 4 जगह जाते हो, 4 अलग अलग नई जगहों पे जाते हो, तो वहां पर आपको बहुत अलग अलग तरीके की वस्तुएं दिखाई देती हैं। और ये जो वस्तुएं हैं बेटा, कहीं ना कहीं तो वो सीधे सीधे जंगल से आती हैं। अब यहां पे बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में जंगलों का, वनों का कितना बड़ा योगदान है, वो यहां पर, वो इस पूरे स्लाइड में बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई अगर जंगल ना हो, अगर वन ना हो तो किस तरीके से हमें किन किन चीजों की कमी खल सकती है,
वो यहां पे बताया जा रहा है। तो आप देखोगे आपकी घर में आप देखोगे कई सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि हम बात करें किताब का कागज। अब आपको लगता होगा सर कागज कैसे बनता है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कागज का जो सबसे पहले आविष्कार हुआ था वो हुआ था चाइना में। और चाइना में वो पहले वो जो लकड़ी की छाल होती है, जो पेड़ की छाल होती है, उससे जो है क्या बनाते थे, उससे जो है ये कागज बनाया करते थे। तो आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं पेड़ों की, तो पेड़ों से क्या बनती है सर, पेड़ों से बनती है छाल, है ना। पेड़ों से बनते हैं हमारे किताब, किताब मतलब किताब किससे बन रही है, किताब बन रही है कागज से। हाँ, तो कागज जो बनता है किससे बनता है सर, कागज जो बनता है वो पेड़ों से बनता है। समझ में आया। अच्छा, तुम्हारे घर में जो लकड़ी की मेज कुर्सियां जो है वो किससे बनती हैं भाई, वो भी एक तरीके से आप देखोगे वो भी पेड़ जब काटे जाते हैं तो उन लकड़ियों का इस्तेमाल कर कर आपके घर में मेज कुर्सी बनाई जाती है। फिर मैं दरवाजों की बात करूं, खिड़कियों की बात करूं, मैं बात करूं कपड़ों को रंगने वाला रंग जो होता है, वो भी कई तरह की जो पौधे होते हैं, जैसे हम बात करें नील का पौधा आया करता था पहले, नील का पौधा, है ना। अब ये जो नील का पौधा है इसको हम इंग्लिश में बोलते थे इंडिगो। क्या बोलते थे सर, इंडिगो। अब ये जो इंडिगो का पौधा था, नील का पौधा जो था, इससे क्या होता था, इससे जो पौधा निकलता था इससे हम कपड़ों को डाई किया करते थे, कपड़ों को रंगा करते थे, है ना। माचिस जो आप जलाते हो, बिना माचिस से कुछ होता नहीं है सर, है ना। माचिस आप जलाते हो, जो घर में माचिस लेके ऐसे घूमते रहते हो ना, तो उसकी हम बात करें तो माचिस भी क्या है सर, माचिस की अगर हम बात करें तो माचिस भी लकड़ी से बनती है। अगर हम टॉफी का जो है सेलोफिन के बारे में बात करें, जो टॉफी का सेलोफिन जो होता है इसके बारे में हम बात करें, ये किससे बनती है, ये भी लकड़ी से बनती है। बीड़ी का जो तेंदू पत्ता जो होता है जिससे बीड़ी पी जाती है, वेट है, हाँ, तो बीड़ी की हम बात करें तो वो भी एक तरीके से कहां से बनता है, पेड़ों से। गेहूं, चावल, कॉफी, चाय, शहद वगैरह, ये सब जो है कहीं ना कहीं हमें जो है पेड़ों से ही तो मिल रहा है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं आप देखोगे, सारी जो चीजें हैं ये सब किससे मिल रही है सर, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमें जंगल से मिल रही है। जंगल का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो कपड़े हैं, सॉरी मैं कहूँ यहाँ पर जो पेड़ हैं, इन पेड़ों की जो है यहाँ पर बात की जा रही है। क्लियर हुआ, हाँ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई, तब तक मैं थोड़ा सा पानी और पी लेता हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, चलिए। क्लियर हुआ, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की लाइफ में। अगर सोच के देखो ये सारी चीजें ना हो तो क्या होगा, आपकी जिंदगी चल सकती है, बताओ बताओ। इन सारी ये चीजें अगर ना हो, अब सोच के देखो, तुम्हारी किताबों की हम बात करें, अगर तुम्हारी किताब, अगर ये पेड़ ना हो, पेड़ ना हो तो तुम्हारी किताब, अच्छा सेलोफेन, अच्छा ओ ओ सॉरी सॉरी मैंने नहीं बता पाया। अच्छा, टॉफी का जो रैपर होता है ना, तो उसमें कई सारे जो सेलोफेन टाइप का एक पेपर आता है बेटा, है ना, जिससे क्या होता है, इससे जो तुम्हारी टॉफी वगैरह जो होती है उसको लपेटा जाता है उससे, तो उसकी बात की जा रही है, टॉफी, टॉफी का सेलोफेन, है ना, तो उसकी बात की जा रही है। उसको एक तरह का पेपर ही होता है ना, सेलोफेन एक तरीके का पेपर होता है जो कि एक तरीके से पेड़ों से बनाया जाता है। क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है। नहीं क्लियर हो कोई बात नहीं बेटा, इतनी सिंपल चीजें नहीं समझ में आ रही तो इसका मतलब तुम्हारी जो बुद्धि है वो एक तरीके से उसमें भूसा भरा हुआ है, एक तरीके से ठस हो चुकी है तुम्हारी बुद्धि, और ये जो बुद्धि है ये काम नहीं कर रही। अगर तुम्हें ये इतनी सिंपल चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो एक तरीके से तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत होने वाला है। तो अपनी बुद्धि को थोड़ा खोलो और एक तरीके से बादाम खाया करो घर पे। जब तुम घर पे बादाम खाओगे तो ये बुद्धि थोड़ी सी धीरे धीरे काम करने लगेगी। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पेज पे चलते हैं। आप देखोगे कि जैसे जो चॉकलेट बनाई जाती है, चॉकलेट बनाई जाती है, चॉकलेट का तेल साल के बीजों से बनता है। चॉकलेट की हम बात करें, है ना, तेल की हम बात करें तो वो साल के जो बीज होते हैं, ककुआ जिसको हम बोलते हैं, वो बनते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं चमड़े पे जो पॉलिश की जाती है, चमड़े की जो पॉलिश होती है वो किससे होती है सर, वो होती है टैनिन से। टैनिन सर क्या होता है, टैनिन, टैनिन क्या होता है, टैनिन एक तरीके से हमें पदार्थ होता है जो कहां से मिलता है, टैनिन एक तरीके का केमिकल है, पदार्थ है। टैनिन का एक तरीके का केमिकल है, एक पदार्थ है जो हमें कहां से मिलता है सर, जो हमें पेड़ों से मिलता है, जो हमें पेड़ों से मिलता है ना। और इस टैनिन के पदार्थ से क्या किया जाता है सर, तो ये जो टैनिन का पदार्थ जो होता है, इससे एक तरीके से जो चमड़ा होता है, जो चमड़ा होता है इस पे पॉलिश की जाती है, इस पे क्या की जाती है, इस पे एक तरीके से पॉलिश की जाती है। क्या की जाती है सर, एक तरीके से पॉलिश की जाती है। समझ में आया, तो टैनिन का मतलब समझ में आ गया आपको, हाँ। तो ये टैनिन भी हमें कहां से प्राप्त हो रहा है सर, ये भी हमें पेड़ों से प्राप्त हो रहा है। समझो यहां पे कि जो पेड़ है कहां पर है सर, जंगलों में है। तो एक तरीके से जंगलों से हमें बहुत कुछ मिलता है आज के टाइम पर, है ना। तो ये टैनिन कहां पे मिलता है सर, हमें पेड़ों पे मिलता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं बात करूं जड़ी बूटियों की, जिससे आप देखोगे यहां तक कि कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं वो तक ठीक होती हैं। हिमालय में आपको ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां मिलती हैं जिससे कैंसर जैसी बीमारियां तक ठीक होती हैं। तो ये भी कहां मिलते हैं, ये सारी जो
औषधियां जो होती हैं ये भी आपको कहीं ना कहीं आपको कहां मिलेंगी सर? ये भी आपको कहीं ना कहीं हिमालय के पर्वतों पे, जंगलों पे देखने को मिलती हैं। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हो गई हैं। तो यहां तक हमने एक तरीके से बात की है कि क्या क्या वनों ने हमें आज तक दिया है, यहां से लेके आपके घर में किताब से लेके आपके घर में जो भी साजो सामान है उससे लेके दवाइयों तक सब कुछ कहीं ना कहीं हमें जो है कहां से देखने को मिलता है? हमें जंगलों से मिलता है। क्लियर हुआ ना? चलिए अब यहां पे एक नया टॉपिक शुरू हुआ है, जंगलों की जैव विविधता का लुप्त होना। अच्छा सर, जैव विविधता क्या होती है सर? जैव विविधता का मतलब क्या होता है? आपको इस शब्द का मतलब पता है, जैव विविधता? ये जैव विविधता शब्द का मतलब क्या होता है? देखो, विविधता का मतलब क्या होता है? अगर मैं विविधता की बात करूं तो विविधता का मतलब होता है कि हम सब अलग हैं। हम सब अलग हैं। हम सब क्या है सर? हम सब जो है अलग हैं। अलग कैसे हैं आप देखोगे, मैं अगर तुम्हारी बात करूं तो तुम्हारे बीच में विविधता है या नहीं है? कैसे सर? कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है ना? कोई अलग अलग जाति का है, कोई अलग अलग धर्म का है। तो आप देखोगे कि आप सबके बीच में भी आपको जो है क्या दिखाई देती है? आपके सबके बीच में भी आपको अलग अलग विविधताएं दिखाई देती हैं। तो विविधताओं का मतलब ही यही होता है कि भाई हम सब जो है वो क्या है सर? हम सब जो है वो अलग अलग हैं। तो यही होती हैं विविधताएं। और ना सिर्फ इंसानों के बीच में, हमारे समाज में विविधताएं देखने को मिलती हैं, बल्कि आपको हमारा जो जैव है, यानी कि जैव जीवन जो, यानी कि हमारा जो वन जीवन जो है ना, इनकी अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहां पर भी आपको अलग अलग प्रकार की विविधताएं दिखाई देती हैं। जैसे हम बात करें जैव विविधता की, तो जैव का मतलब क्या होता है? जो हमारे जानवर जो होते हैं, हमारे जीव जो होते हैं, जैव की हम बात करें, है ना, तो उसमें क्या होते हैं सर? हमारे जीव, जीव है ना, जीव है ना, इसमें हमारे पादप भी आते हैं। पादप मतलब जो पेड़ है। तो आप देखोगे जब हम बात करते हैं जैव विविधता के बारे में, तो आप देखोगे इसमें जीव आ जाते हैं हमारे, और इसमें हमारे पादप भी आ जाते हैं। अगर मैं जीवों की बात करूं तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के आपको जीव जंतु जो जंगल में देखने को मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार आप देखोगे अगर मैं बात करूं हमारे जंगलों की, तो इन जंगलों में आपको तमाम अलग अलग प्रकार के आपको जो है पादप, यानी कि पेड़ देखने को मिलते हैं। पौधे, पेड़ पौधे, है ना। यहां पे किसकी बात की जा रही है? पेड़ पौधों की, पेड़ पौधों की बात की जा रही है। पेड़ पौधों की बात की जा रही है। पेड़ पौधे जो आपको देखने को मिलते हैं, क्या मिलते हैं सर? आपको अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। आप जब जंगलों में जाते हो ना, तो आपको अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं जैव विविधता। तो हमें जीव भी अलग अलग वैरायटी के देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा शेर, चीता, भालू, है ना। हमारे भारत देश की हम बात करें, हजारों प्रकार के जीव जंतु, हजारों प्रकार के आपको पादप जो है देखने को मिलते हैं। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई? फटाफट से बताओ, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं? क्या हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारा देश जो है वो एक तरीके से जैव विविधताओं से भरा हुआ है। अलग अलग पेड़ पौधे, अलग अलग जानवर, अलग अलग आपको हर चीज जो है वो आपको दिखाई देती है। क्लियर हुआ ना? चलिए, आधुनिक समय में आप देखोगे यह विविधता तेजी से नष्ट हुई। अब हुआ क्या दिक्कत? अब हुआ यह कि अगर हम आज की ही बात करें, अगर हम आज की आधुनिक समय की बात करें, तो ये जो जैव विविधताएं हैं, इनमें तेजी से जो है क्या आ रहा है? एक तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि हमारी जो जैव विविधताएं हैं वो खत्म होती जा रही हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो जानवर हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। बहुत सारे जो पेड़ पौधे जो थे पहले हुआ करते थे, अब वो विलुप्त हो चुके हैं। वो है ही नहीं, दिखते ही नहीं है वो। तो समझ रहे हो ये क्या है सर? ये सारी जो जैव विविधताएं हैं कहीं ना कहीं आपको जो है विलुप्त होते हुए, या फिर आप बोल सकते हो इनकी संख्या बहुत कम होते हुए जो है आपको दिखाई दे रही है। समझ में आया? चलिए, अगर हम बात करें थोड़ा सा, अब यहां पे थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। अब ये जो जैव विविधताएं नष्ट हो रही हैं सर, अब इसका कारण क्या है ना? मेन सवाल तो ये आता है कि भाई ये जो जैव विविधताएं नष्ट हो रही हैं, इनका मेन कारण क्या है सर? क्या कारण है इनका मेन? तो इसके तार जुड़े हुए हैं किससे सर? इसके तार जुड़े हुए हैं हमारे उपनिवेशवाद से। अंग्रेज खैर 75 साल पहले हमारा देश छोड़ के चले गए थे, 76 साल हो चुके हैं भाई। लेकिन वो जो करके गए हैं ना भाई, वो अंग्रेज जो करके गए हैं ना, वो आज भी तकलीफ देता है। ये दुख का खत्म नहीं होता। ये क्यों दुख खत्म नहीं होता भाई? अंग्रेज जो करके गए हैं वो अभी तक कहीं ना कहीं दिखता है। और कहीं ना कहीं इसमें आप देखोगे औद्योगिकरण के दौरान, ये कब की बात की जा रही है सर? ये 1700 से 1995 तक की बात की जा रही है। सन 1700 से 1700 की हम बात करें, उस टाइम पर आप देखोगे अंग्रेज पूर्ण रूप से हमारे देश में नहीं आए थे। अंग्रेज इस टाइम तक आप देखोगे ना 1700 में आप देखोगे अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में एक तरीके से सिर्फ व्यापारियों के रूप में आए थे, है ना। इस टाइम तक अंग्रेजों ने सत्ता हासिल नहीं की थी। अंग्रेजों ने हमारे भारत देश पे कब्जा नहीं किया था। अगर आप 1700 से 1995 तक का आंकड़े देखते हो तो लगभग 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल नष्ट कर दिए गए हैं। अब यहां पर एक डेटा मैं तुम्हें भयानक डेटा देता हूं। अगर मैं 1700 से
और 1995 तक की बात करूं तो आप देखते हो आपको एक डरा देने वाला डेटा सामने आता है। क्या आता है सामने? तो आप देखोगे लगभग इस दौरान, लगभग आप देखोगे लगभग इन 300 सालों में आप देखोगे करीबन करीबन 139 लाख वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है ना, जो एरिया वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है आप देखोगे इसको नष्ट कर दिया गया। जहां पर क्या थे सर? जहां पर आपको जो है वन मिला करते थे, जहां पर आपको जंगल मिला करते थे। क्लियर हुआ? आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और आप देखोगे यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 9.30% भाग है। आप देखोगे ना कि अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, पूरे विश्व की, मतलब हमने यहां पे सिर्फ भारत की बात नहीं की जा रही, यहां पे पूरे विश्व की बात की जा रही है कि पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो लगभग 139 लाख वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है वो एक तरीके से नष्ट कर दिया गया है। वहां पर अब जंगल नहीं है, वहां पर पेड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर। और ये अगर मैं पूरे विश्व के एरिया की बात करूं तो आप देखोगे ना ये पूरे विश्व के लगभग कुल क्षेत्र की हम बात करें तो 9.3% भाग है। फटाफट से बताओ इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? फटाफट से बता दो जल्दी से। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ इतनी चीजें क्लियर हुई है ना? हाँ, तो जितना भी पूरे विश्व में जितना भी जंगलों का कुल क्षेत्रफल है, पूरे विश्व का जंगलों का जितना भी क्षेत्रफल है उसका लगभग 9.3% है। मतलब ये ऐसे पूरे विश्व के एरिया की बात नहीं की जा रही है, मतलब ये पूरे विश्व में जितना भी जंगल है, जितना जंगल है उसका कितना परसेंट एरिया नष्ट हो चुका है? तो 9.3% एरिया जो है हमने नष्ट कर दिया है। पूरा 9.3% एरिया जो हमने नष्ट कर दिया है। क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है। ये मतलब डेटा जो है कुछ बहुत ज्यादा क्या है तरीके से डरा देने वाला जो है यहां पर हमें आंकड़े कुछ डेटा कुछ देखने को मिलता है। ठीक है सर। जंगल से प्राप्त अन्य वस्तुएं, क्या क्या जंगल से चीजें हमें प्राप्त होती हैं? तो आप देखोगे जंगल से हमें बांस मिल जाते हैं भैया, बांस से तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं। बांस की हम बात करें जलावन की अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे लकड़ियों का इस्तेमाल हम एक तरीके से जब हम लकड़ियों को हम ऐसा जलावन इस्तेमाल करते हैं, उनको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खाना वाना बनाने के लिए, उनसे अब पहले आज के टाइम पर तो आपके यहाँ पर गैस चूल्हा है, लेकिन चूल्हे में अभी भी हम कंडों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, उपलों का, या फिर आप बोल सकते हो हम लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो जलावन वाली लकड़ियां, ईंधन की हम बात करें, कोयला की हम बात करें, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, तो आप देखोगे जिन वस्तुओं की पैकेजिंग की जाती है तो आप देखोगे ना कि जो वो जो तुम्हें दिया जाता है, क्या बोलते हैं वो जो झोला वगैरह दिया जाता है, तो उसमें भी आप देखोगे जो झोला इस्तेमाल होता है, जो आपको पॉली बैग वगैरह सॉरी जो बैग दिए जाते हैं आपको, जो नॉर्मल आपको जो बैग दिए जाते हैं आप देखोगे तो वो भी उसमें भी आप देखोगे किसका इस्तेमाल किया जाता है? उसमें भी आप देखोगे कहीं ना कहीं पेड़ों का इस्तेमाल, लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। फल फूल पशु सब्जी, है ना, पशु पक्षी की हम बात करें, मैं सब्जी बोल रहा हूँ सॉरी, पशु पक्षी की हम बात करें, है ना, पेड़ पौधे से मिलने वाले सैकड़ों चीजों के बारे में हम बात करें, है ना, आप देखोगे जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, यहाँ पे उदाहरण क्या दे रखा है कि जैसे मैं अमेजोन की जंगलों की बात करूं, अमेजोन यहाँ पश्चिमी घाट जैसे जंगलों में, अब यहाँ पे देखो अमेजोन के जंगल कहां पर है सर? अमेजोन के जंगल आपको मिलेंगे दक्षिण अमेरिका में। अमेजोन के जंगल आपको मिलेंगे दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में आपको जो है अमेजोन के जंगल देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? अच्छा, पश्चिमी घाट की हम बात करें तो पश्चिमी घाट कहां पर है सर? तो हमारे भारत का जो हिस्सा है, ये वाला हमारे भारत का, आप देखोगे ना ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा भारत का, ये वाला जो आपको हिस्सा देखने को मिलता है, ये वाला हिस्सा जो आपको देखने को मिलता है पश्चिमी घाट का, ये वाला, ये देखो ध्यान से, ये वाला जो हिस्सा देखने को मिलता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पश्चिमी घाट बोलते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि अमेजोन की मैं बात करूं, पश्चिमी घाट के जंगलों की हम बात करूं, तो आप देखोगे एक ही टुकड़े में लगभग 500 विभिन्न प्रजातियों के पौधे जो आपको पाए जाते हैं। समझो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो बड़े बड़े जंगल जो हैं, जैसे मैं बात करूं पश्चिमी घाट की, जैसे कि मैं बात करूं अमेजोन की, इनकी अगर मैं बात करता हूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको अलग अलग 500 विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है एक तरीके से टॉपिक्स की बात की जाए के बारे में जो यहाँ पर बात की जा रही है। क्लियर हो ना? यहाँ पे इतने सारे जो आपके एक तरीके से प्रजातियां जो होती हैं वो यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलती हैं। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? चलिए एक टॉपिक छूट गया, कौन सा टॉपिक छूट गया भाई? टॉपिक तो कोई छूटना नहीं चाहिए भाई। चलिए अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो ये है कि हमने वनों का विनाश क्यों किया भाई। अब यहाँ पे एक सवाल तो ये पैदा होता है ना कि भाई ठीक है जंगलों का विनाश तो किया हमने, कि जंगलों का विनाश किया क्यों हमने, क्यों किया हमने? आप देखोगे विनाश का मतलब क्या है। अब यहाँ पे विनाश, पहले यहाँ पे जो विनाश शब्द है इसका मतलब क्या है सर? तो विनाश जो शब्द है यहाँ पे इसका मतलब ही यही है कि वनों के लुप्त होने का कारण, है ना, जो वन लुप्त हो जाते हैं, जो वन खत्म होते जा रहे हैं, जो वन जो है बिल्कुल खत्म हो चुके हैं,
इनको ही हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं विनाश, यानी कि हमारे जो वनों का खत्म होना ही एक तरीके का वनों का विनाश है। आप यह बोल सकते हो यह कोई नई समस्या नहीं है, सदियों से यह प्रक्रिया चलती आ रही है। यहां पे एक बोला गया, बहुत ही नॉर्मल बात बोली गई है कि ऐसा नहीं है कि हमने पिछले 300 सालों से ही वनों को काटना शुरू किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने 300 सालों से ही जो है एक तरीके से वनों को काटना शुरू किया। ये प्रक्रिया जो है हम 2 से 3,000 साल 5,000 साल पहले करते आ रहे हैं। हम बहुत पहले से जो आप देखोगे हम वनों को काटते आ रहे हैं। तो सर फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जब अंग्रेज आए भाई, अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने प्रौद्योगिकी की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से जो है इस काम को 10 गुना कर दिया। मतलब काम तो अभी भी हो रहा था, अंग्रेजों के आने से पहले भी जंगल काटे जा रहे थे। अब जैसे देखो जंगल तो अभी भी काटे जा रहे हैं, जंगल की हम बात करें और जंगल की हम बात करें, जंगल तो आप अभी भी काट रहे थे, है ना, लेकिन आप देखोगे अंग्रेजों के आने के बाद ये जो जंगल काटने का रफ्तार जो थी वो 10 गुना और 20 गुना बढ़ गई। काटे तो तब भी जा रहे थे, अब भी जा रहे थे, लेकिन आप देखोगे यहां पे वही लिखा हुआ है कि जब उपनिवेशिक शासक जब आए, जब अंग्रेज हमारे भारत देश में आए, तो आप देखोगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चीज को और ज्यादा बढ़ाया, इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि एक तरीके से आप देखोगे ना कि ये एक तरीके से हमारे जो जंगल हैं ये विलुप्त होने के कगार पर आ गए। आप देखोगे शासक, आप देखोगे ना उपनिवेशिक शासक के दौरान आप देखोगे इस चीज का बहुत ही व्यापक और व्यवस्थित तरीके से जो है एक तरीके से हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। मतलब हमने एक बहुत बड़े, बहुत ही ज्यादा बहुत तेजी से हमने क्या किया, जंगलों को काटा। हमने नहीं, मतलब अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए, सोच के देखो। तो यहां पे सिंपल सी बात बताऊं, अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ की बात बोलूं, इस पूरे पैराग्राफ को लूं, तो आप सिंपल से यहां पे बोला गया है कि वैसे तो हमारे देश में जंगलें बहुत पहले से कटते रहे हैं भाई, आदिवासी लोग काटते थे, उससे पहले राजा महाराजा का जब समय था उस टाइम पर भी जंगल काटे जाते थे, जंगलों लकड़ियों से अलग अलग चीजें बनाई जाती थी। लेकिन यहां पे एक चीज बोली जा रही है कि जब उपनिवेशिक शासक आया, जब अंग्रेज आए हमारे भारत देश में, तो ये चीज और भी ज्यादा जो है क्या हो गई, और भी ज्यादा व्यापक हो गई। भारत में वन विनाश के मुख्य कारणों पर जो है गौर करना आवश्यक है। अब यहां पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या क्या मुख्य कारण है ना, वन विनाश के क्या क्या मुख्य कारण है। आप देखो, ध्यान से देखो फटाफट से, आप देखोगे थोड़ा सा। अब कारण की हम बात करें तो यहां से हमारे कारण शुरू हुए, ये कारण एक नहीं है, ये हजारों कारण है। और उसमें से मुख्य कारण क्या है सर? तो मैंने चैप्टर जब शुरू हुआ था उसकी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था इसका मुख्य कारण क्या है। क्या है मुख्य कारण? बताओ, तुम बताओ। अच्छा तुम बताओ, तुम जितने भी आपस में बातें कर रहे हो ना, तुम बताओ कि पेड़ों, ये जंगलों के लुप्त होने का, जंगलों के विनाश का मुख्य कारण क्या है? बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए, जल्दी से, बिल्कुल भी देरी जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ कि मुख्य कारण क्या है जंगलों के काटने का। फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। अगर तुम लोग चैप्टर ध्यान से पढ़ रहे हो तो शायद मेरी बात का जो है जवाब आप दे पाओगे। जल्दी से, फटाफट से, फास्ट। इतने चांटे पड़ेंगे ना, जनसंख्या में वृद्धि, एग्रीकल्चर, औद्योगिकरण। अरे मेन कारण क्या था भाई? अरे दादा हाथ जोड़ रहा हूं तो मैं तुम्हारे, भैया अंग्रेज, पागल हो गया यार। अंग्रेज मुख्य कारण थे। अंग्रेजों ने जो औद्योगिकरण किया, जो खेती वेती की, उसकी मेन कारण तो अंग्रेजी थी ना भाई। कैसी बातें कर रहे हो सर, कैसी बातें कर रहे हो हैं? औद्योगिकरण किया किसने था? अंग्रेजों ने ही तो किया था। औद्योगिकरण किसने किया था? खेती वेती करनी किसने शुरू की थी जंगलों को काट काट के? अंग्रेजों ने। तो मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है उपनिवेशवाद। हाँ चले, तो आप देखोगे सन 1600 में भारत की कुल भूमि का लगभग, है ना, छठा हिस्सा जो है खेती के अंतर्गत था, है ना। छठा हिस्सा की बात करें हम, एक तरीके से आप देखोगे लगभग जो छठा हिस्सा जो है वो खेती के अंतर्गत है। धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़कर जो है आधे हिस्से में आ गया। मतलब पहले आप देखोगे कि आधे हिस्से में अब जो है खेती होने लगी। 1600 की हम बात करें तो कुल भूमि का लगभग छठा हिस्सा जो है एक तरीके से किसमें था? खेती के अंतर्गत था, जो कि बहुत कम था सर, जो कि बहुत कम था। लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़कर सीधा आधा हो गया सर। पहले एक छठा था, एक छठा, है ना। अगर मान के चलो कहीं ना कहीं, अगर जैसे मान के चलो 18 टोटल जगह है तो 1/6 यानी कि 6 3 भाग पे क्या हो रही है? खेती हो रही है। लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे आप देखोगे ये आंकड़ा कितना हो गया, तो 18 से सीधा आधा 9 यानी कि 50% हो गया। क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है। इस परिवर्तन के पीछे मुख्य कारण क्या था? हाँ, अब यहां पर कुछ, यहां पर जो है एक तरीके से यहां पर कुछ कारण दिए गए हैं। अब तुमने, मुझे पता है तुमने एक कारण देख के यहां पर मेरे को चेप दिया कि सर कारण तो यहां पर देखे तो है पीछे, आप भी तो आपने बोला कि सर वो जनसंख्या वृद्धि, खाद्य पदार्थों की बढ़ती जरूरत, वो तो सब ठीक है, लेकिन जो मेन कारण था वो क्या था? मेन कारण क्या था भाई? मेन कारण था भाई ये उपनिवेशिक नीतियां।
इसने भाई जंगलों को जितना बर्बाद किया है ना उतना किसी ने नहीं। तुम गलत नहीं हो, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम गलत हो गए। सारे भाई सारे के सारे कारण हैं, ऑब्वियस सी बात है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है ना, खाद्य पदार्थों की बढ़ती जरूरत, ये सब कारण है कहीं ना कहीं हमारे एक तरीके से। हाँ, ये जो परिवर्तन जितने भी आ रहे हैं कि जिसमें खेती वाली जगह जो है बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कारण लिखा हुआ है ना, मैं तो आपको पूछ रहा था जंगल के नष्ट होने के कारण क्या है। यहाँ पर जो ये कारण लिखे हुए हैं वो ये कारण है कि भाई जो कृषि के अंतर्गत क्षेत्र आ रहा है उसके बढ़ने के कारण क्या है। तो आप एक बार क्वेश्चन सुन लिया करो मेरा, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, मैंने प्रश्न क्या पूछा, मैंने प्रश्न पूछा जंगलों के नष्ट होने का कारण क्या था, तो उसमें मेन कारण है उपनिवेशवाद। मैंने तुमसे ये थोड़ा ना पूछा कि कृषि का जो क्षेत्र बढ़ा उसका मेन कारण क्या है। अब यहां पर तो किसकी बात की जा रही है कि भाई ये जो परिवर्तन आ रहा है कि कृषि के अंतर्गत हमारे क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका मेन कारण क्या है भाई। पहला कारण था जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि की हम बात करें, ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नॉर्मल, बहुत ज्यादा नॉर्मल। जनसंख्या वृद्धि की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है ये, जब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी तो क्या होगा सर, खाने पीने की डिमांड जो है बढ़ेगी, खाने पीने की डिमांड जो है बढ़ेगी, है ना, समझे। जब जनसंख्या बढ़ेगी खाने पीने की डिमांड बढ़ेगी। अब जब खाने पीने की डिमांड बढ़ेगी तो खाने पीने की चीजें आती कहां से है सर, खेतों से आती हैं, कहीं और से आती हैं, खेतों से आती है ना। हाँ, तो सिंपल सी बात है कि जनसंख्या वृद्धि हुई, तो जनसंख्या में जब वृद्धि होती है तो इससे क्या हुआ, इससे अनाज की और खाने की मांग उठी। जब अनाज और खाने की मांग उठी तो हमने क्या किया सर, हमने जो है अपने ही खेतों को एक तरीके से, है ना, उनको जो है खेती में बदलना शुरू कर दिया। जहां जंगल थे वहां खेती होने लगी, हमने पेड़ों को काट काट कर खेती करना शुरू कर दी। खाद्य पदार्थों की बढ़ती जरूरत, तो सिंपल सी बात है जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, जनसंख्या की मांग की पूर्ति के लिए आप देखोगे खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, सॉरी खाने पीने की चीजों की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। व्यवसायिक खेती का विस्तार हुआ। अब ये जो विस्तार किया था, व्यवसायिक खेती का मतलब क्या होता है, व्यवसायिक खेती वो खेती होती है जो आप व्यवसाय के लिए करते हो, जो आप बिजनेस के लिए करते हो। तो ये जो खेती है इसका विस्तार हुआ, और कहीं ना कहीं सच पूछो तो व्यवसायिक खेती का विस्तार किया किसने था, तो अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने अलग अलग तरह की खेती की, जैसे कि हम बात करें कपास की, जूट, गन्ना, गेहूं। अब ये जो अंग्रेज करते थे खेती, ये किसके लिए करते थे सर, तो ये एक तरीके से मुनाफा कमाने के लिए करते थे। ये हजारों एकड़ों में जो आप देखोगे एक ही जैसी फसलें उगाया करते थे, ताकि इनको एक तरीके से बाजार में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचकर एक अच्छी खासी जो है इनको कीमत मिल सके। क्लियर हुआ। चलिए, उपनिवेशिक नीतियों की हम बात करें तो ये तो मेन चीज है। अब सरकार ने जंगलों की जमीन साफ कर उन पर क्या करनी शुरू कर दी, उन पर खेती करनी शुरू कर दी। सरकार ने क्या किया भाई, सरकार ने जो एक तरीके से जमीनें साफ की, जंगल साफ किए, और उन जंगलों पर, जहां पहले जंगल थे, उन जमीनों पर क्या किया, उन जमीनों पर एक तरीके से खेती करनी जो शुरू कर दी। आप देखते हो ना, जहां आज चाय के आपको बागान दिखते हैं, तो वहां पर पहले चाय के बागान नहीं हुआ करते थे बेटा। जैसा आप देखते हो ना, पहाड़ी इलाकों में जाते हो, सुंदर सुंदर चाय के खेत दिख रहे हैं, तो वहां पर पहले चाय के खेत नहीं थे, वहां पर पहले जंगल थे। क्योंकि चाय कौन लाया भारत में, भारत में चाय लाए हैं अंग्रेज। तो जहां तुम्हें आज चाय के हजारों एकड़ में बागान दिखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहां पहले चाय नहीं थी। वहां पे क्या था सर पहले, तो वहां पर पहले जंगल हुआ करते थे, जिन पर आज आपको चाय की खेती होती हुई दिखती है। चाय तो पहले भारत में थी ही नहीं, चाय कहां से आई है सर, चाय तो अंग्रेज लेके आए हैं भारत में। क्लियर हुआ। तो सरकार ने जंगलों की जमीन पर जो है साफ कर दी, और उन पर जो है एक तरीके से खेती करना शुरू कर दी। यूरोप की 19वीं सदी में बढ़ती आबादी और औद्योगिकरण के कारण जो है कच्चे माल की भारी जरूरत हुई। अब एक चीज और हुई यहाँ पे, अब यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में 19वीं 20वीं शताब्दी आते आते एक चीज देखने को मिलती है, जो क्या था सर, जो था भैया औद्योगिकरण। अब जब औद्योगिकरण हो गया तो आप देखोगे चीजें जो है मशीनों से बनने लगी। जनसंख्या उस टाइम पर यूरोप की बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए, अब उनको देखो, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, तो वहां पर आप देखोगे यूरोप में एक तरीके से चीजों की डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो उस डिमांड को पूरा कहां से किया जाएगा, भारत से किया जाएगा। तो वहां पर कपास की खेती, है ना, कच्चा माल जो है उसकी डिमांड बढ़ रही है कि भारत से कच्चा माल लाया जाए। कपास, गन्ने की हम बात करें, अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं वो यहां से जाएंगी भारत से कच्चे माल के रूप में। कहां पर सर, ब्रिटेन में। कहां पर सर, इंग्लैंड में। वहां पर वो क्या करेंगे, उस कच्चे माल को एक अच्छी वस्तु में बना के हमको ही बेच दिया करेंगे। तो एक तरीके से आप देखोगे ना कि यूरोप में क्या हुआ था, यूरोप में आप देखोगे कच्चे माल की जो कीमतें हैं, है ना, उनकी कच्चे माल की जो डिमांड है, कच्ची माल की जो मांगे हैं, वो जरूरत तेजी से बढ़ेंगी, और जरूरतों को पूरा कौन करेगा, तो गुलाम देश जो है, जैसे कि भारत। क्लियर हुआ। अच्छा, इस कारण हुआ है कि उपनिवेशिक सरकार ने भारत के जंगलों को साफ करके उन पर खेती करनी शुरू कर दी। तो अलग अलग, जैसे खेती किसकी करेंगे, कपास की खेती करेंगे। अब जैसे यूरोप की हम बात करें तो यूरोप में क्या है सर, यूरोप में कच्चे माल की बहुत डिमांड है, कपास का कच्चा माल चाहिए उनको। अब कपास कहां से आएगा, भारत से आएगा। अब भारत में तो जमीन कम है, तो क्या करेंगे, हाँ, जंगल काटते हैं। एक काम करते हैं, जंगल काटते हैं। जंगल काटने के बाद सारी जरूरतें जो है वो पूरी हो जाएंगी, सारी जरूरतें जो है क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। तो ये था, ये प्लानिंग थी इनकी, अंग्रेजों की यही प्लानिंग थी। समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। इतनी चीजें क्लियर हुई,
इतनी चीजें क्लियर हुई, फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई है ना। अब इससे हुआ क्या कि जब अंग्रेजों ने, है ना, जब अंग्रेजों ने बड़े बड़े क्षेत्र जो है काटने शुरू कर दिए, जब अंग्रेजों ने आप देखोगे अलग अलग क्षेत्र जो है काटने शुरू कर दिए, तो इससे हुआ क्या, है ना, अलग अलग क्षेत्र जब काटने शुरू कर दिए तो आप देखोगे इससे होता ही है कि प्राकृतिक वन क्षेत्र घटने लगता है। जितने वनों पे, जितना एक तरीके से आपको प्राकृतिक वन दिखाई देते हैं, जहां पर आपको प्राकृतिक रूप से, जहां पर वन आपको पहले से मौजूद थे, वो क्षेत्र जो है कम होने लगता है। सरकार की मैं बात करूं, जमींदारों की मैं बात करूं, इनको अधिक कर और राजस्व प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि पहले जो क्षेत्र था वहां पर क्या था सर, वहां पर पहले जंगल था, अब तुमने जंगल को काट दिया, जंगल को काट के वहां पर खेत बना दिया। अब उन खेतों पर क्या होगा, उन खेतों पर जो है खेती होगी, और इससे क्या होगा, जब खेती होगी तो उससे इनको कर आएगा, अंग्रेजों को कर और राजस्व यानी कि टैक्स प्राप्त होगा। अच्छा सर, यहां पर एक तीसरा आंकड़ा दिया गया है कि 1880 से 1920 के बीच की मैं बात करूं तो इस बीच आप देखोगे भारत में खेती का क्षेत्रफल जो है आप देखोगे लगभग 60 लाख हेक्टेयर बढ़ गया। सोच के देखो, अब ये जो, अब सोच के देखो, जमीन जो है वो क्या है, जमीन जो बहुत ज्यादा फिक्स है, जमीन सीमित है। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम रात को सोए सुबह उठे तुम्हारी जमीन 1 बीघा की 2 बीघा हो गई, वो अलग बात है कि तुमने बगल वाले की जमीन हड़पा ली, लेकिन जो जमीन है, भूमि जो है वो उतनी की उतनी ही रहती है, जमीन का साइज जो है वो उतना का उतना ही रहता है। तो आप देखोगे कि 60 लाख हेक्टेयर बढ़ कहां से गया, ये इट्स वेरी ऑब्वियस, बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि 60 लाख हेक्टेयर हमने क्या किया सर, 60 लाख हेक्टेयर के तो हमने जंगल काट दिया भाई, हमने क्या किया सर, हम जंगल काटने शुरू कर दिए। तो ये जो 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बढ़ा है, ये कहां से बढ़ा है, हवा में आ गया क्या? ये जो खेती हो रही है, 60 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र बढ़ गया है, ये हवा में आ गया है क्या? हवा में तो आया नहीं होगा, हवा में तो आया नहीं होगा, ये कहां पे आया होगा भाई? ये जंगल काटे होंगे तभी तो ये क्षेत्र आया है, तभी तो ये क्षेत्र का विस्तार हुआ है 60 लाख हेक्टेयर का, है ना। आप देखोगे, लेकिन इसके साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि खेती का विस्तार अक्सर जंगलों को काटकर किया जाता है। तो ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे सिंपल सा बोला गया है कि कहीं ना कहीं आप देखोगे ना कि खेती का विस्तार कैसे किया जाता है, खेती का विस्तार जो अक्सर जो है जंगलों को काटकर ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि खेती का विस्तार हो कैसे रहा है, खेती का विस्तार हो कैसे रहा है, खेती का जो विस्तार हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जमीन कहां से आएगी? कहीं ना कहीं आप देखोगे जंगलों को काट रहे हो आप, तभी आपको जो है एक तरीके से वहां पर क्या मिल रहा है देखने को, कहीं ना कहीं आपको जो है एक तरीके से वहां पर खेती का क्षेत्र जो है आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ? चलिए अच्छा, अब यहां पे एक टॉपिक है लकड़ी की बढ़ती हुई मांग। लकड़ी की नहीं, लड़की नहीं लिखा हुआ, लड़की वो देखो वो कितना गलत बोल रहा है, देखो लकड़ी लिखा हुआ है, लकड़ी सही पढ़ो पहले, लकड़ी लिखा हुआ है यहाँ पे, चांटे मार दूंगा मैं बहुत बदतमीजी की तो। हाँ हाँ, अब लकड़ी की बढ़ती मांग, इसकी अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे इसमें किसकी बात की जा रही है? अब ऑब्वियसली बात है, अब तुम्हें पेड़ से क्या मिलता है? लकड़ी मिलती है। सही से बोलना है, पहले ठीक से बोलना है तुम्हें। क्लियर हुआ ना? पक्की बात है, क्लियर हुआ? हाँ, बहुत ही बढ़िया। चले चले, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जरूरतें क्या है, लकड़ी की जो जरूरत है वो क्या है सर, आप बताओ, आप लकड़ी की क्या जरूरत है? आप देखोगे शाही नौसेना की जरूरत है। अब ये शाही नौसेना किसकी बात हो रही है? हमारी नौसेना की बात नहीं हो रही सर। आप देखोगे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों के बारे में। अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिशर्स जो थे हमारे देश में आए थे, इनकी जो नौसेना है उसमें जहाज बनते थे पहले, है ना। और उस टाइम पर जो जहाज बनते थे वो किसके बना करते थे सर? तो उस टाइम पर जो जहाज बनते थे वो एक तरीके से आप देखोगे वो एक तरीके से लकड़ी के बना करते थे, ठीक है। किसके बनते थे? लकड़ी के, ठीक से बोलना है ना। हाँ, तो आप देखोगे 19वीं सदी की शुरुआत में आप देखोगे इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में आप देखोगे ओक के जंगल 23 से नष्ट हो गए थे। अब ओक के जो जंगल होते हैं, ओक का एक पेड़ होता है बेटा, ओक क्या है? ओक का पेड़ होता है ना। अब आप देखोगे ना कि इंग्लैंड की मैं बात करूं तो इंग्लैंड में जो ओक के जंगल जो थे वो 23 से नष्ट हो रहे थे। अब ओक के जंगल क्या हो गया, अब सोच के, अब ओक के जंगल में, क्योंकि ओक का जो जंगल, ओक का जो पेड़ होता है, ओक का जो पेड़ होता है उससे क्या बनता है सर? उससे आप देखोगे नाव बनती है ना, उससे आप देखोगे जहाज बनता है, जहाज, उससे जहाज बनता है। अब जहाज कैसे बनेगा भाई? जहाज किसका किसका बनता था? जहाज तो ओक के ट्री का बनता था। ओक तो खत्म हो चुका है यूरोप में, तो इंग्लैंड में तो ओक खत्म हो चुका है। अब क्या होगा? अब आप देखोगे शाही नौसेना के लिए जो है लकड़ी की भारी मांग थी। अंग्रेजी जहाजों के निर्माण और मरम्मत के लिए लकड़ी अनिवार्य थी। समझ में आया? तो सवाल यह था कि लकड़ी की स्थायी आपूर्ति कहां से की जाए। अब सवाल यह आया कि अब जहाज बनेंगे, जहाज कैसे बनेंगे? क्योंकि देखो इंग्लैंड, जैसे हम अंग्रेजों की बात करें तो इनका जो घर था इंग्लैंड, वहां पर ओक की लकड़ी की कमी आ गई है। अब ये लकड़ी की कमी जो है इसकी आपूर्ति कैसे की जाए? अब अरे ओक का पेड़ होता है दादा, प्रियंका बेटा क्या सुनती हो तुम?
प्रियंका बेटा क्या कर रही हो तुम, ये बताओ। इतने ध्यान से लेक्चर देखती हो, कोई कमेंट नहीं करती बीच में, फिर भी बहुत सारी चीजें मिस कर देती हो, क्या कर रही हो बेटा ये बताओ। ओक का बताया तो 2 बारी गले चिल्ला चिल्ला के बता देते, तो सुनती हो क्या करती हो ये बताओ। ओक का मतलब होता है पेड़, पेड़ है ओक का, नीम का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, तुलसी का पौधा होता है। तो ये क्या है सर, ओक का भी एक पेड़ होता है जिससे जहाज बनाए जाते हैं, लकड़ी के जहाज बनाए जाते हैं। इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं आती क्या तुमको, कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है ये। चलिए हाँ, तो आप देखो, मुझे पता क्या लगता है कि भाई तुम्हें अगर ये समझ में नहीं आता, तुम्हें साइंस कैसे समझ में आती होगी, तुम्हें मैथ्स कैसे समझ में आता होगा, मैथ्स और साइंस फिर कैसे समझ में आएगी तुम्हें ये बताओ, है। हाँ चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब सवाल ये आया कि अब क्या होगा भाई। अब अंग्रेज जो है वो क्या करेंगे सर, अंग्रेज अपनी जरूरतों को पूरा कहां से करेंगे, कहां से करेंगे बताओ, है ना। तो आप देखोगे, इसी कारण आप देखोगे 1820 के दशक में भारत के जंगलों का सर्वेक्षण किया गया कि भारत में क्या ओक के पेड़ उग सकते हैं, है ना। सड़क बनाने और माल ढोने के लिए अब भारत में बड़ी मात्रा से लकड़ी भेजी जाने लगी। तो आप देखोगे अभी अंग्रेज क्या करेंगे, जो आपको भारत देश में ओक के ट्री दिखाई देते हैं, ओक के पेड़ दिखाई जो देते हैं, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने ही लगाए हैं, और वो भी अपनी जरूरतों के लिए लगाए हैं। कि ओक का जो पेड़ होता है उसका क्या बनता है, जहाज बनते हैं, बैट बल्ला बनता है। तो आप देखोगे, फिर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1820 के दशक के बाद हुआ ये कि जंगलों का सर्वेक्षण किया गया। फिर आप देखोगे भारत में ही जो है ये पेड़ को उगाया जाएगा, भारत में ही आप देखोगे एक तरीके से, है ना, अपनी जरूरतों को जो है अंग्रेज पूरा करेंगे। सड़क बनाने और माल ढोने के लिए भारत से बड़ी मात्रा में लकड़ी भेजे जाने लगी। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें आप देखोगे आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर होगी, है ना। दूसरी जरूरत क्या है भाई, दूसरी जरूरत क्या थी भाई, रेलवे की जरूरत। अब रेलवे की हम बात करें सर, रेलवे में लकड़ी का इस्तेमाल कहां से होता है। आपने स्लीपर्स का नाम सुना है, स्लीपर्स, आप देखते हो स्लीपर्स क्या होते हैं, मैं बताता हूं आपको। रेल की पटरियां देखी हैं आपने, रेल की पटरियां आप देखोगे ना, देखो ध्यान से, ये रेल है ना, ये रेल की पटरियां आपने देखी, रेल की पटरियां तो देखी होंगी तुमने, रेल की पटरियां देखी होंगी। अच्छा अब ये जो रेल की पटरियां हैं, देखो इन पर क्या होता है, ये जो 2 पटरियां हैं आप देखोगे, इस पर क्या चलता है, इसमें ट्रेन चलती है, मानते नहीं मानते, क्लियर हुआ। यहां पर आप पत्थर वगैरह देखते हो, पत्थर है ना, पत्थर वगैरह देखते हो, और आप देखते हो बीच में क्या होता है, बीच में इन दोनों पटरियों को बांधने वाला है क्या होता है, लोहे का वो होता है ना, जिससे इन दोनों को बांध के रखा जाता है ना। ये दोनों पटरियों को बांध के रखता है, इसको हम बोलते हैं स्लीपर, इसको हम स्लीपर बोलते हैं। ये क्या करता है, ये करता ये है कि दोनों पटरियों को बांध के रखता है। अब पहले क्या था, आज के टाइम पर ये जो स्लीपर एक तरीके से सीमेंट का बनता है, लेकिन उस टाइम की अगर हम बात करें तो आप देखोगे ये जो स्लीपर था ये किसका बनता था सर, ये लकड़ी का बनता था, ये लकड़ी का बनता था सर। और लकड़ी, अब सोच के देखो, इतनी लंबी हजारों किलोमीटर की रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं, तो ये स्लीपर सोच के देखो कितनी लकड़ी बर्बाद होगी इसमें, इन स्लीप। अब देखो ये स्लीपर का काम क्या होता है, ये दोनों पटरियों को जोड़ के रखेगा, बांध के रखेगा, है ना। जैसे मैं क्या हूं, मैं एक तरीके से बांध के रखा हूं दोनों पटरियों को, और मेरे ऊपर से ट्रेन निकलेगी, क्लियर हुआ, ऐसे करके, ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, तो ये स्लीपर जो थे पहले लकड़ी के बना करते थे, और सोच के देखो हजारों किलोमीटर में जब इन स्लीपर को बिछाया जाता होगा लकड़ी के, तो कितनी लकड़ी जो है बर्बाद होती होगी। तो आप देखोगे कि 1850 के दशक में हुआ ये था कि औद्योगिकरण बहुत तेजी से फैला, और बीच में क्या हुआ, बीच में हुआ ये कि रेलवे इंजन का निर्माण हो गया, जिससे आप देखोगे भारी मात्रा में रेलवे का विकास हुआ। जब रेलवे का विकास हुआ तो आप देखोगे लकड़ी की मांग बढ़ी। रेलवे के लिए 2 मुख्य कारणों में लकड़ी चाहिए। पहला कारण है ईंधन, है ना, ईंधन मतलब इंजन चलाने के लिए, इंजन चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तरीके से लकड़ी चाहिए, ईंधन चाहिए, कोयला चाहिए, लकड़ी चाहिए। और दूसरा जो मेन कारण है वो है स्लीपर। स्लीपर मैंने बता दिया पटरियों को मजबूती देने के लिए, है ना। तो पटरियों को बांधने के लिए, मजबूती देने के लिए पहले जो जिन स्लीपर्स का इस्तेमाल किया जाता था वो एक तरीके से किसकी थी सर, वो एक तरीके से लकड़ी की थी, है ना। अनुमान के हिसाब से बताऊं तो 1 मील के, है ना, 1 मील लगभग 1.6 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने के लिए आप देखो कि करीबन 1760 से 2000 स्लीपर का जो इस्तेमाल किया जाता था। अब सोच के देखो ये सिर्फ किसकी बात की जा रही है, सिर्फ 1.6 किलोमीटर, सिर्फ 1.6 किलोमीटर, सिर्फ 1.6 किलोमीटर रेलवे लाइनों को बिछाने के लिए लगभग 1760 से 2000 स्लीपर्स का इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो स्लीपर्स हुआ करते थे तो ये किसके होते थे सर, ये लकड़ी के हुआ करते थे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट से बताओ, है ना। भारत में रेल लाइनों का विस्तार जो है 1860 के दशक से 23 से शुरू हो गया। भारत में रेल कब आई थी, सब सर्वप्रथम भारत में रेल जो थी आप देखोगे 1853 में आ गई थी। 1853 में मुंबई टू थाने सबसे पहले चलाई गई थी रेल। और आप देखोगे 1860 आते आते पूरे भारत में अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए
पूरे भारत में रेलवे का विस्तार करवाया। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर रेल लाइन बिछ चुकी थी। 1946 तक रेल लाइन बढ़कर जो है 7,65,000 किलोमीटर हो गई थी। तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे ना, कुछ इस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे देश में रेलवे का विकास किया। आप सोच के देखो 7,65,000 किलोमीटर की जो है रेलवे का विस्तार हो चुका है, जिसमें सोच के देखो कितना स्लीपर इस्तेमाल हुआ होगा, कितना ईंधन फूका होगा, कितनी लकड़ी को जो है बर्बाद किया होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताओ जल्दी से। अब परिणाम क्या हुआ? अब इन सारी चीजों का परिणाम क्या निकला? अब ये बताओ कि इन सारी चीजों का जो है परिणाम क्या निकला? तो भैया सिंपल सी बात है, इतनी बड़ी जनसंख्या में आप देखोगे रेलवे स्लीपर ईंधन के लिए जो है जंगल काटे गए, अंधाधुंध जंगलों को काटा गया। लकड़ी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आप देखोगे सरकार ने विशेष रूप से आप देखोगे जंगल को कटवाया। सोच के देखो, मतलब विशेष रूप से जो सरकार जो है पहले उन जंगलों का निर्माण करती है, फिर उनको काट भी रही है, और एक तरीके से परिणाम स्वरूप जंगल तेजी से नष्ट होने लगे और वन विनाश की ओर पहुंच चुका। आप समझ में आया? यानी कि एक तरीके से वन विनाश की तरफ जो है गति बढ़ा रहा था। तो ये सारी चीजों की जरूरत है जो है वो अंग्रेज कहां से? अंग्रेज अपने जो जहाज बनाते थे हमारे यहाँ की जो ऑक ट्रीज जो थे उनसे बनाया करते थे, स्लीपर जो बनाते थे वो हमारे पेड़ों से बनाते थे। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई जो है आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बगानों के बारे में। बगान अच्छा, अब मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप में जो लोग थे वो एक तरीके से व्यवसायिक खेती करना चाहते थे, प्लांटेशन फार्मिंग करना चाहते थे। इसमें होता यह था कि बड़े से क्षेत्र में, बहुत हजारों एकड़ के क्षेत्र में आप देखोगे कि ये लोग एक ही तरह की जो है फसल उगाया करते थे। उदाहरण के तौर पर हम बात करूं तो यूरोप में जो लोग थे वो चाय की खेती करते थे। चाय तो यूरोप वाले लाए थे। कॉफी की हम बात करें, है ना, रबड़ की हम बात करें, इनकी मांग बहुत ज्यादा थी। रबड़ की मांग से क्या, रबड़ का क्या होता था, रबड़ का आप देखोगे टायर वगैरह बनाए जाते थे रबड़ के, है ना। चाय कॉफी की मांग बहुत थी, लोग बहुत ज्यादा पीते थे इनको। तो इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए आप देखोगे उपनिवेशिक काल में आप देखोगे बड़े पैमाने पर जो है एक तरीके से क्या लगाए गए, बड़े पैमाने पर जो है बगान लगाए गए। बड़े बड़े बगान मतलब बड़े बड़े एक तरीके से चाय के बगान, कॉफी के बगान। आज आप पहाड़ों पे जाना और पहाड़ों पे देखना, आपको कभी आपने चाय के बगान देखे हैं? कोई भी अगर पहाड़ पे गया होगा तो उसने चाय के बगान देखे होंगे। देखे हैं चाय के बगान? हाँ, देखना कभी। तो वहां पे आज जो तुम्हें चाय के बगान दिखते हैं ना, तो वहां पर पहले कभी क्या होगा, पहले वहां पर कभी जंगल होंगे, और उन जंगलों को जो है क्या कर दिया गया, काट दिया गया। उन जंगलों को काट दिया गया। तो आप देखोगे तो इन बगानों के लिए आप देखोगे प्राकृतिक जंगलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा साफ कर दिया गया। मतलब जहां पर देखो, प्राकृतिक जंगल का मतलब समझते हो तुम? प्राकृतिक जंगल का मतलब समझते हो तुम क्या होता है? प्राकृतिक जंगल का मतलब होता है जहां पर पहले से ही वन आए थे। एक होता है वन जो मानव निर्मित वन होते हैं, जो मानवों ने लगाए हैं। एक होता है प्राकृतिक वन जो अपने आप उगाते हैं। तो आप देखोगे कि इन प्राकृतिक जंगलों को जो है काटा गया। समझ में आया? और उस वहां पर जो है बड़े बड़े क्षेत्रों में बगान लगाए, चाय के, कॉफी के, रबड़ के। उपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर क्या किया, यूरोपीय बगान मालिकों को बहुत सस्ती दरों पर, सोच कितने हरामी थे ये लोग यार। मतलब इतनी गुस्सा आती है देख के कि जो अंग्रेजी सरकार जो थी, अंग्रेजी सरकार वालों ने क्या किया कि इन जंगलों को पहले काटा, और उन जंगलों को काट कर जब वो जमीन में तब्दील हो गए तो उसका जो हिस्सा जो है वो किसको बेच दिया? तो यूरोप के जो अपने ही उनके लोग थे, जो बड़े बड़े बगानों के मालिक थे, उनको बहुत ही सस्ते रेट पर बेच दिया कि भैया देखो ऐसा है, तुम अपने लोगों आराम से खेती करो, चाय की, कॉफी की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, बगान मालिकों की अगर मैं बात करूं तो बगान मालिकों ने इन इलाकों के जंगल को कटवा कर और साफ कराकर चाय और कॉफी के लिए शुरुआत की। सोच के देखो, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं। मान के चलो कोई एक जगह है जहां पर बहुत सारे जंगल है ना, तो कोई बाहर का, यूरोप का कोई इंसान आएगा, वो बोलेगा कि हमको जो है जगह खरीदनी है, तो उसको बहुत ही सस्ते रेट पर सरकार जगह दे देगी। वहां पर जो भी पेड़ लगे हुए हैं उनको काट दिया जाएगा, काट के वहां पर जो है एक तरीके से कॉफी, चाय, रबड़ की खेती की जाएगी। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर हो रही थी। क्लियर हुआ? चलिए, व्यवसायिक वानिकी की शुरुआत। एक तरीके से व्यवसायिक वानिकी क्या होती है, व्यवसायिक वानिकी क्या होती है? इसमें होता यह है कि जब आप विशेष प्रकार की, है ना, विशेष प्रकार की आप जो एक तरीके से पेड़ों को उगाते हैं, आप क्या करते हैं, आप एक प्रकार क्या करते हो, एक जगह जाते हो, वहां पर जितने भी अलग अलग विविधताओं वाले जो पेड़ होते हैं उनको काट देते हो आप। ठीक है, काट दिया। अब आप क्या करोगे, आप एक ही तरीके के पेड़ उगाओगे, और वो एक जो तरीके के पेड़ होंगे उससे क्या होगा, आप जब एक तरीके के पेड़ उगाओगे तो उससे होगा ये कि जो पेड़ आपको आर्थिक रूप से फायदा दे रहे हैं वो पेड़ आप वो पेड़ उगाओगे, है ना। बाकी से होगा कैसे, होगा ये कि वहां पर जो बाकी के जो पेड़ थे वो तो विलुप्त हो जाएंगे ना, जो तुम्हारे काम के नहीं थे। समझो, है ना। मान के चलो मैं उदाहरण देता हूं तुम्हें, मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं, मजा आएगा, मजा आएगा। मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं। एक पेड़ लगा हुआ है, एक पेड़ लगा हुआ है, एक पेड़ लगा हुआ है, एक पेड़ लगा हुआ है ना, एक पेड़ लगा हुआ है, एक पेड़ लगा हुआ है ना, ये पूरा जंगल बना हुआ है। ठीक है, अब ये पेड़ अलग टाइप का था, ये पेड़ अलग टाइप का था, ये पेड़ अलग टाइप का था, ये सब अलग अलग टाइप के थे। अब क्या हुआ, ये अंग्रेज आ गए, ये अंग्रेज आए, अंग्रेज आ गए। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या बोला कि भैया हमको क्या करना, हमको तो ओक का पेड़ लगाने हैं,
ओक के पेड़ लगाने हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओक के पेड़ जो है फायदा देंगे। ओक के पेड़ का हम क्या करेंगे? ओक के पेड़ का हम जो है जहाज बनाएंगे, ओक के पेड़ का हम जहाज बनाएंगे, समझ रहे हो? हाँ, तो ये क्या करेंगे, सारे जंगलों को काट देंगे, है ना। अब उसमें क्या करेंगे, जंगलों को काटने के बाद वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के पौधे उगाएंगे जो इनको आर्थिक रूप से फायदे दे रहे हैं। अब इससे समस्या क्या आएगी? इससे समस्या ये आएगी कि बेचारे जो बाकी की जो प्रजातियां थी पेड़ की, वो तुमने खत्म कर दी, खत्म, बाय बाय टाटा गया, तो वो कहां से आएंगी अब? तो ये होती है हमारी क्या, ये होती है हमारी व्यवसायिक वानिकी। क्या आप व्यवसायिक पर्पस से, आप व्यवसायिक रूप से आप देखोगे उन पेड़ों को ही लगाते हो जो आपको फायदा देते हैं, है ना। तो आप देखोगे जहाज और रेल की पटरियों बिछाने के लिए आप देखोगे अंग्रेजों को जंगल की जरूरत थी, है ना, उनको पेड़ चाहिए थे। अंग्रेज चिंतित थे कि यदि स्थानीय लोग अपनी जरूरतों के लिए जंगल काटते रहे तो पेड़ों का अनियंत्रित उपयोग होगा। एक तरीके से अंग्रेजों को लगता था कि जो स्थानीय लोग हैं ये भी तो अपने लिए पेड़ काटते हैं बेचारे, ये तो बस अपनी जरूरतों के लिए काटते हैं। लेकिन अंग्रेजों को चिंता इस बात की थी कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये अपनी जरूरतों के लिए पेड़ काटते रहे तो हमारे लिए क्या बचेगा। इसलिए अंग्रेजों ने, है ना, डीट्रिक बैटरी, अच्छा ये इस इंसान का याद रखना, इस इंसान का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने डीट्रिक बैटरिस, ये क्या है, एक इंसान का नाम है ये, है ना, एक तरीके का कौन था सर, ये एक जर्मन विशेषज्ञ था, इसको भारत में बुलाया, है ना, और ब्रेंडिक को भारत का पहला महानिरीक्षक नियुक्त किया गया। मतलब इसका काम क्या था एक तरीके से, है ना, ये था इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। इसको जितने भी भारत में जंगल हैं उसका निरीक्षण करने के लिए किसको बुलाया गया, डीट्रिक बैटरिस को बुलाया गया। क्लियर हुआ? हाँ, क्योंकि अंग्रेजों को जो है जंगलों की जरूरत थी, इसको क्या नियुक्त कर दिया गया, इसको जो है एक तरीके से बैटरिस को, डीट्रिक बैटरिस को एक तरीके से जंगलों का निरीक्षक जो है घोषित कर दिया गया। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, ब्रैडिस का मानना क्या था कि लोगों को संरक्षण विज्ञान की शिक्षा देना जरूरी है। संरक्षण विज्ञान क्या होता है? संरक्षण विज्ञान को हम बोलते हैं कंजर्वेशन साइंस। उसके अनुसार यदि जंगलों का व्यवस्थित ढंग से प्रबंधन हो तो भविष्य में पेड़ों की निरंतर आपूर्ति हो सकती है। उन्होंने जंगलों को काटने और जंगलों के उपयोग पर कड़े नियम लागू। अब सोचो ये अब क्या हुआ, सोच के देखो। मतलब अब देखो, ध्यान से देखना, मतलब कितने, मतलब हमारा जो अंग्रेजों ने काटा है ना, बहुत गंदा काटा है भैया। देखो अब ध्यान से देखो फटाफट से, ये देखो क्या लिखा क्या है भाई। अब देखो ध्यान से देखो, यहां पे क्या बोला जा रहा है। यहां पर अंग्रेजों को चिंता किस बात की है? अंग्रेजों को चिंता इस बात की है कि भारतीय जो लोग हैं, स्थानीय लोग जो हैं, ज्यादा पेड़ ना काटें, हमारे लिए क्या बचेगा। इसके लिए उन्होंने एक तरीके से आप देखोगे डीट्रिक बैटरिस नाम के एक व्यक्ति को इंस्पेक्टर घोषित कर दिया। अब ये क्या करेगा भाई, अब ये क्या करेगा, अब ये एक तरीके से अलग अलग नियम कानून बनाएगा, है ना। एक तरीके से इसने क्या बोला, इसने बोला कि लोगों को एक तरीके से संरक्षण विज्ञान आनी जरूरी है कि पेड़ों को कैसे बचाया जाए। ठीक है सर। अब इसके अनुसार आप देखोगे कि अगर हम जंगलों को व्यवस्थित ढंग से काट रहे हैं, एक तरीके से काट रहे हैं, तो आप देखोगे भविष्य में, आप देखोगे हमारी जरूरतें जो है पूरी होती रहेंगी। उसने क्या किया, उसने सबसे पहले तो जंगल काटने और जंगलों के उपयोग पर कड़े नियम लागू किए। और ये जो नियम लागू हुए थे सिर्फ और सिर्फ भारतीयों पे हुए थे, भारतीयों पे हुए थे। मतलब अब बेचारे, अब सोच के देखो ना, इससे क्या होगा, इससे जो वनों में रहने वाला समाज है इसको दिक्कत होगी। अब यहां पे जो आदिवासी समाज है बेचारा, ये क्या करेगा। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने वनों से संबंधित अलग अलग कानूनों को पारित करना शुरू कर दिया। पेड़ काटने वालों को सजा देने का प्रावधान जारी किया इन्होंने, अलग अलग नियम कानून लागू कर दिया। अब क्या होगा, अब बेचारे जो गरीब लोग हैं क्या नहीं कर पाएंगे। गरीब जो लोग हैं वो बेचारे एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अब वो पेड़ नहीं काट पाएंगे। आप देखोगे कि 1864 में क्या हुआ, अब ये लास्ट है ना, उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे ना। देखो ध्यान से, 1864 में इन्होंने क्या किया, 1864 में भारतीय वन सेवा को स्थापित किया, भारतीय वन सेवा को स्थापित किया। 1865 में पहला भारतीय वन अधिनियम लागू किया, मतलब वनों से संबंधित कानून को जो है लागू किया उन्होंने 1865 में। ठीक है सर। 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला सर। इसमें आप देखोगे कि अलग अलग प्रकार की रिसर्च वगैरह की जाती थी जंगलों से संबंधित। आप देखोगे छात्रों को पेड़ पौधों की खेती और जंगल प्रबंधन की पढ़ाई करानी शुरू की इन लोगों ने। और आप देखोगे इस पद्धति को वैज्ञानिक वानिकी बोला गया। अब इस वैज्ञानिक वानिकी में यही करते थे, ये एक तरह की जो है, एक तरह के वनों को जो, एक तरह के पेड़ पौधों को लगाया करते थे जो पेड़ पौधे आर्थिक रूप से फायदा देते हैं। इससे हुआ यह कि जो दूसरे तरह के जो पेड़ पौधे थे ये धीरे धीरे लुप्त होने लगे। अब ये ना सबकी डेट याद कर लेना, भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो कि आज भी है भारत में, जिसको हम बोलते हैं IFS, यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा, ये आज भी है भारत में, यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसमें आपको क्या काम दिया जाता है, जिसमें आपको वनों से संबंधित आपको अलग अलग प्रबंधन दिए जाते हैं। ठीक है, आपको वनों से संबंधित आपको जो ऑफिसर बना दिया जाता है ना। भारतीय वन अधिनियम यानी कि जो पहला जो वनों से संबंधित जो कानून पारित हुए वो 1865 में हुए। 1906 में एक तरीके से देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आज भी है उसको खोला गया।
यहाँ पे अलग अलग जो छात्र हैं उनको क्या दिया जाता था, उनको जो है तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता था, पढ़ाई करवाई जाती थी, है ना। और एक तरीके से आप देखोगे वैज्ञानिक वानिकी का जो है यहाँ पर एक तरीके से शुरू किया गया, है ना, वैज्ञानिक वानिकी की विशेषता। अब यहाँ पे समझो थोड़ा सा कि वैज्ञानिक वानिकी होती क्या है। प्राकृतिक वनों को अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे सब मैंने बोला आपको कि यहाँ पे प्राकृतिक वनों को काट दिया जाएगा और एक ही प्रजाति के पेड़ लगाए जाएंगे। इसको बोला गया क्या, इसको बोला गया वैज्ञानिक वानिकी। मतलब मैंने बोला ना कि एक जगह पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे थे, विविधताएं थी, उन सभी पेड़ पौधों को काट दिया। अब वहां पे क्या होगा, वहां पर अब ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जो आपको फायदा पहुंचाएंगे, जो आपको पैसा देंगे, है ना, जो आप बेचोगे, जिनसे आप जहाज बनाओगे, बैट बनाओगे, जिनसे आप अलग अलग चीजें बनाओगे। अच्छा, आमतौर पर आप देखोगे सीधे तने वाले पेड़ जैसे सागौन की हम बात करें, चीड़ की हम बात करें, ये लगाए जाते थे। इन पेड़ों का उपयोग जो है रेलवे, स्लीपर और निर्माण कार्यों में होता था। अब सोचो ये क्या कर रहे हैं लोग, अब ये जो दूसरी प्रजातियां हैं उनको काट रहे हैं, उनको काटने के बाद क्या होगा, उनके काटने के बाद सॉल लगा रहे हैं, सागौन। इनसे क्या होता था, इनसे बहुत ज्यादा लकड़ी की मात्रा बहुत ज्यादा होती थी और ये लकड़ी अच्छी क्वालिटी की होती थी। जंगल के अन्य पेड़ों और झाड़ियों को बेकार मानकर साफ कर दिया जाता था। अब सोच के देखो, अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जो अन्य प्रजातियां हैं हमारे भारत देश में जो पहले थी, वो सारी धीरे 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 विलुप्त हो जाएंगी, क्योंकि उनकी जगह अब किसने ले लिया, उनकी जगह तो अन्य पेड़ पौधों ने ले ली है। खाली जमीन पर एक ही प्रकार के पेड़ लगाए जाते थे और कई सालों बाद जो है फिर उसे काट दिया जाता था, है ना। और यहां पे एक चीज और की जाती थी, क्या की जाती थी सर, आप देखोगे एक चीज यहां पर और की जाती थी। यहां पर उन पेड़ पौधों की अगर हम बात करें तो आप देखोगे उन पेड़ पौधों को काट के सिर्फ एक ही तरह के पेड़ पौधे लगाए जाते थे, बाकी जो अलग अलग और जो पेड़ पौधे हैं जो इनके काम के नहीं है उनको काट दिया जाता था। इससे क्या हुआ, इससे क्या सबसे भयंकर चीज क्या निकली कि हमारे देश में बहुत सारी पेड़ पौधों की जो प्रजातियां थी वो बिल्कुल नष्ट हो गई, विलुप्त हो गई। क्लियर हुआ। तो यहां पर हम अपनी क्लास को आज जो है क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। बाकी का जो सीन हमारा चलेगा अगली क्लास में, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलिए, तो इसी बात पर जो है आप एक काम करिए, पहले आप पहला क्विज करिए जल्दी से। क्विज क्या है, भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था, ये क्विज है आपका, ये क्विज आपका। आपके पास 4 ऑप्शन है और गलत किया तो बहुत चांटे मारूंगा। जल्दी से बताओ फटाफट से, भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकॉले, ड्राइजिस बैड्रिस, इनमें से कोई भी नहीं, डेड्रिक बैड्रिस। मेरे साथ तेरा मन है, दिल की धड़कन है, आगे आके जी ले जिंदगी हो तेरी बातों। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए। चलो, समय हुआ समाप्त। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ओ हो 87% बच्चों ने सही किया। देखते हैं भैया, अभिनव त्रिवेदी जी, अहम, नामदेव, मुस्कान, प्रिंस, जय, अंश, विष्णु, यूपी, तनिष्का, प्रिंस। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में चलते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है, जल्दी से करिए। उन बीजों का नाम बताइए जिससे निकाला तेल चॉकलेट बनाने के काम आता था। कौन से बीज से चॉकलेट निकालते थे, चंदन के बीज, साल के बीज, ओक के बीज या फिर पाइन चीड़ के बीज। फटाफट से बताओ, जल्दी से, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ कि उन बीजों के नाम बताइए जिससे, स्टार्टिंग में ही, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने इसका आंसर बताया था, चंदन के, साल के, ओक के, पाइन के। हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए, जल्दी से करिए, फटाफट से करिए। इसका क्वेश्चन जो है जल्दी से करिए, जल्दी जल्दी से करिए। ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। चले ठीक है, तो भैया समय हुआ समाप्त, होने वाला है भाई, होने वाला है, रुकिए रुकिए, होने वाला है समाप्त। चलिए, तो भैया हम बात करें वो जो बीज जिनसे एक तरीके से चॉकलेट बनाने के लिए, जिसका तेल निकाला जाता था चॉकलेट बनाने के लिए, तो आप देखोगे ये हमारे ओक के ट्री थे। साल, ऑप्शन और बी सही होगा। देखते हैं भैया, 38% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है और ओक का नहीं था। ओक का इस्तेमाल जो था बेटा, वो आप देखोगे कि वो तरीके से जहाज बनाने के लिए किया जाता था। किसका इस्तेमाल, जहाज बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी। भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है कब की गई थी, फटाफट से बताओ जल्दी से। भारतीय वन सेवा की स्थापना भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, थोड़ी देर पहले ही बताया है, जल्दी से करिए, अच्छा प्रश्न है।
बोलो बोलो। प्रांजल राय, आई लव यू श्रद्धा। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, तेरे चांटे पड़े ना, सही हो जाएगा। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। हाँ, इसके पापा को कॉल करो, करो करो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये इनकी आशिकी ज़्यादा चढ़ रही है, ज़मीन से निकल नहीं पाए। हाँ, ये आशिकी करेंगे यहाँ पे आके। इनको लगता है कि टीचर पागल है, देखता नहीं है कुछ भी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कॉल कॉल कॉल, हाँ कॉल करो। नहीं, कॉल क्लास के बाद करना, लेकिन इसको ब्लॉक करो पहले। नहीं इसको, हाँ इसको ब्लॉक कर दो, ब्लॉक करो, ठीक। चलो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये सही आंसर हो जाएगा, 1864। और 70% बच्चों ने जो है बिल्कुल सही आंसर किया, सही आंसर किया। ठीक है, चलिए तो बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे नाम देख लो अपना। आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन करो जल्दी से, आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद क्लास को खत्म करेंगे हम। ठीक है, जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? ये ऐसा क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, जल्दी से करो फटाफट से, फटाफट से। आज की ज्यादा चढ़ी है तुम्हें। यहाँ पे हम क्वेश्चन, जंगलों को साफ कर दिया जाता है और वहां पर आप देखोगे जो पेड़ होते हैं उनको जला के उनकी राख को मिट्टी में मिला लिया जाता है, फिर खेती की जाती है। तो ऐसी खेती को हम क्या बोलते हैं? झूम या घुमत्तू खेती, बंजारा खेती, वन व्यवसाय खेती। एक तरीके से मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, बट हाँ तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। आपको थोड़ा सा भी अगर आइडिया होगा तो इसका आंसर बिल्कुल सही कर दोगे आप लोग। चले तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 44% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिए हम थोड़ा सा अपना देख लेते हैं भाई, क्या है हमारा पोल। जय, यश, अहम, तनिष्का, आर्यन, यूपी, विष्णु, नितेश, समर, एक्सेसन, देवराज, चौहान। बहुत ही बढ़िया। चलिए तो एंड करते हैं इस क्लास को भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो भाई एक काम करते हैं, एक छोटा सा पोल और करवा लेते हैं कि आज का जो चैप्टर है वो तुम्हें समझ में आया है? अपने दिल पे हाथ रखना और सही से ही बताना कि सच में तुम्हें चैप्टर समझ में आया है, हाँ या ना। बिल्कुल जल्दी से बताओ, फटाफट से जल्दी से बताओ। जिनका पोल नहीं आ रहा वो ज्यादा परेशान ना हो, पोल आ जाएगा, पोल आ जाएगा, पोल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हा 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 हा, चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अरे मेरे शेर, हाँ, कुछ हैं बच्चे जो बहुत ज्यादा शैतान है, बहुत ज्यादा। इनको लगता है कि टीचर को कुछ पता ही नहीं है, हैं? तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई टीचर जो है वो पागल है, कुछ नहीं पता उसको, है? ऐसा मत किया करो भाई। 87% बच्चों को समझ में आया। 12% बच्चों से मैं बोलूंगा कि बच्चा आगे से जो है ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, मैं बस इतना ही बोलूंगा, आगे से ध्यान से पढ़ो। और नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार फिर से चैप्टर देखना, समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ ना? हाँ, चलो एक काम करते हैं भाई, जिनको जाना है वो जा सकता है, बाकी जिनके डाउट्स हैं वो रुक जाए थोड़े से, है ना? उनके डाउट्स, सर ये कमल सर को, आकाश योगेश सर को बुलाओ, क्योंकि रोस्ट, सभी रोस्ट करते हैं। अरे ये बताओ कि यार कमल सर और ये योगेश सर मेरे बारे में कुछ बोलते हैं क्या? ये क्या बोलते हैं? कमल सर को, योगेश सर को बुलाओ क्योंकि सभी आपको रोस्ट करा, सबसे ज्यादा पंकज सर ने। अच्छा पंकज सर क्या बोलते हैं भाई? ये बताओ कि पंकज सर क्या रोस्ट करते हैं, बताओ। अरे बताओ यार तुम, अरे अंदर की बात अंदर ही रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंकज सर को बताओ, पंकज सर कुछ बोलते हैं हमारे बारे में, हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा तुम अच्छा अगर तुम अमित भैया के अच्छे दोस्त हो, छोटे बहन भाई हो, तो बताओगे क्या बोलते हैं पंकज सर, क्या बोलते हैं मेरे बारे में, है? बताओ, ये बताओ फटाफट फटाफट बताओ क्या बोलते हैं। अरे प्रशांत बेटा कोई बात है, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। ओल्ड मैन कहते हैं हमको? सीरियसली? ओल्ड मैन? ओ भाई साहब, इतना बूढ़ा लगता हूं क्या मैं? सच्ची? अच्छा पांडा बोलते हैं? ओ हो, टकलू। पांडा बोलते हैं? तो पांडा तो क्यूट होता है भाई, क्यों पांडा बोलता है? तो ठीक है, कोई दिक्कत, पांडा तो बहुत क्यूट होता है, मैं क्यूट लगता हूं इसलिए पांडा बोलते हैं। स्मार्ट टीचर, कैरी मिनाटी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन यार टकला मत बोला, उनसे बोलना टकला ना बोला करें, है ना। हाँ फिर मैं कुछ बोल दूंगा उनको। अच्छा कमल सर ने भी रोस्ट कर दिया, कमल सर ने क्या बोला? चलो कोई बात नहीं। व्यवसायिक वानिकी का मतलब हॉर्टी नहीं बेटा, लक्ष्य बेटा नहीं, व्यवसायिक वानिकी का मतलब हॉर्टिकल्चर नहीं होता। व्यवसायिक वानिकी बेटा वो वानिकी होती है जिसमें आप देखोगे जो फसल उगाई जाती है, एक स्थान पर एक ही फसल उगाई जाती है, मतलब एक पूरे बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो फसल उगाई जा रही है ये प्रॉफिट कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए बड़े क्षेत्र में की जाती है, प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है, इसलिए इसको व्यवसाय का मतलब क्या होता है? बिजनेस। ठीक है ना सर, मेरा कल स्टिक टेस्ट ऑल द बेस्ट बेटा। सर ओक का ट्री मिलता है बेटा? ओक का ट्री आपको जब आप पहाड़ों पे जाओगे ना तो आपको ओक का ट्री मिल जाएगा, है ना। पहाड़ों पे चीड़ के, ओक के, सबके वहीं पे मिलेंगे आपको। लव यू टू बेटा, लव यू टू। जंगल और खेती में क्या अंतर? अरे वाह अमित बेटा वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जंगल और खेती में क्या अंतर है? जंगल बेटा, जंगल में पेड़ होते हैं, खेती में आप क्या करते हो? खेती में आप जो है खेती करते हो, किसी भी फसल को उगाते हो आप। कैसी बातें कर रहे हो बेटा अमित बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? सर आप अपना लैपटॉप के बारे में बताए ऐसे था, ऐसे मुझे कब मिलेगा? बेटा लैपटॉप आपको तब मिलेगा जब आप अच्छे से सारे जो टेस्ट है उसमें परफॉर्म करोगे। अच्छा अब टेस्ट में नंबर 1 आओगे, उसके बाद आपको जो है क्या मिलेगा? उसके बाद आपको लैपटॉप मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए बेटा, दक्षिण अमेरिका जो है दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका के दक्षिण में है। दक्षिण अमेरिका कहां पर है? देखो बताता हूं मैं तुम्हें, दक्षिण अमेरिका कहां पर है। देखो ये हमारा क्या, ये हमारा पूरा एशिया है। अब ध्यान से देखो फटाफट से, ये हमारा पूरा एशिया है, ये हमारा पूरा एशिया है। ठीक है, और इधर ही आप देखोगे एशिया में, आप देखोगे इधर ही एशिया में भारत आता है ना, भारत आता है। फिर इधर आप आओगे तो पूरा क्या बनेगा? पूरा आप देखोगे पूरा अफ्रीका बनेगा। फिर आप बिल्कुल पश्चिम में आओगे तो यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये क्या है? ये एक तरीके से है, एक तरीके से ये उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है। और नीचे आप देखोगे तो नीचे आपको क्या दिखता है? नीचे आपको दिखता है ये है हमारा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है ना। और अमेज़न की जंगल कहां पर? तो अमेज़न की जंगल इधर है, ये देखो, ये हमारे क्या है? इधर, ये हमारे अमेज़न के जंगल हैं। देखो इधर आपको जो है अमेज़न के जंगल मिलते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, तो ये हमारा, यानी कि भारत से अगर आप पश्चिमी ओर जाओगे तो आपको जो है क्या देखने को मिलेगा? तो आपको देखने को मिलेगा एक तरीके से दक्षिण अमेरिका। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो एक काम करें, एंड करें इस क्लास को। बेटा उपनिवेश जब कहते हैं, जब कोई तुम पर शासन करता है उसको उपनिवेश बोलते हैं। उपनिवेश का मतलब होता है तुम्हें गुलाम बना लिया। अंग्रेजों ने हम पर उपनिवेश किया था। उपनिवेश का मतलब ही क्या होता है? एक तरीके से कमजोर शक्तियों को दबाकर उन पर राज करना, उसको बोलते हैं उपनिवेश। सेलोफेन का मतलब क्या होता है? सेलोफेन बेटा वो जो टॉफी का जो रेफर होता है ना, कागज का, जो उसको हम बोलते हैं, जो कागज से ही बनता है। तो मेरे पास फोन भाई, ये सब प्रॉब्लम मेरे को नहीं पता। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, एक काम करें, एंड करें इस क्लास को, एंड करते हैं इस क्लास को। ठीक है ना, एंड करें इस क्लास को, एंड करें। फटाफट से बताओ जल्दी से, एंड करें इस क्लास को। तो आज थोड़ा सा देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या क्या, है ना। हाँ तो थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भाई ये कहाँ गया? कोई बात नहीं, है ना। चलो ठीक है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं भाई। हाँ तो सबसे पहले मैंने किसकी बात की? सबसे पहले मैंने वन और वन्य समाज की बात की, किस तरीके से हमारा उपनिवेशवाद का वन्य समाज पर क्या असर पड़ा, वनों पर क्या असर पड़ा, उसके बारे में हमने बात की। उसके बाद फिर मैंने बताया कि हमारे घर में अनेक जो चीजें होती हैं वो किसकी बनती हैं? वो आप देखोगे वनों में जो लकड़ियां होती हैं, वनों में जो पेड़ होते हैं, उनकी लकड़ियों से चीजें बनती हैं। ये फिर मैंने बता दिया आपको। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 1700 से 1995 तक का पूरा जो डेटा देखा जाता है, लगभग जो वनों का जो पूरा जो एरिया था उसका 9.3% जो इलाका जो है हमने काट डाला है। लगभग आप देखोगे 139 लाख वर्ग किलोमीटर का जो जंगल है वो हमने साफ कर दिया। इन जंगलों को साफ करने के बाद क्या किया हमने? उन पर हमने फैक्ट्रियां लगाई, हमने उन पर खेती बाड़ी की, हमने वहां पर जो है चारागाह बना दिया, हमने वहां पर जो है एक तरीके से ईंधन और लकड़ियों का उनका जो इस्तेमाल किया, एक तरीके से उनको खेती के लिए इस्तेमाल किया। आप देखोगे उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, जो अन्य अलग अलग वस्तुएं जो होती हैं वो भी आपको मिलती हैं। आप देखोगे हमारे अमेज़न की हम बात करें, अमेज़न के जंगल जो है और जो हमारे पश्चिमी घाट के जंगल जो है, यहाँ पर आपको लगभग 500 से ज्यादा प्रजाति की आपको जो है पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। अच्छा, वनों के विलुप्त होने के कारण क्या है? तो आप देखोगे जो उपनिवेशिक शासक जो थे, इन्होंने एक तरीके से बहुत व्यापार किया, बहुत ज्यादा व्यापार किया, और व्यापार के चक्कर में आप देखोगे इन्होंने हमारे वन को काटना शुरू कर दिया। अब आप देखोगे खेती से संबंधित जो इलाका था, खेती से संबंधित जो इलाका था वो कम हो गया। क्यों कम? वो बहुत ज्यादा हो गया। वनों को काट के हमने उन जगहों पर खेती करने लगे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जनसंख्या की वृद्धि हुई, और इस जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमने क्या किया? हमने जो है
वनों को काट के खेती करी। और आप देखोगे हमने व्यवसायिक खेती का भी विस्तार किया। व्यवसायिक खेती की जब मैं बात करता हूं तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आप खेती तो कर रहे हो लेकिन आप जो है एक तरीके से व्यवसाय के पर्पज से कर रहे हो। आप चाय की, कॉफी की, गेहूं की एक बड़े स्तर पर जो है खेती करते हो, उसको हम व्यवसायिक खेती बोलते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो व्यवसायिक खेती जो है ये अंग्रेज लाए थे भारत में। और आप देखोगे सबसे बड़ा जो कारण बताया जाता है वो बताया जाता है औपनिवेशिक नीतियां। और इन नीतियों ने क्या किया, इन नीतियों ने हमारे वनों को नष्ट कर दिया है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी हमारे प्राकृतिक वन थे जहां पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग एक तरीके से पेड़ पौधे उनकी प्रजातियां पाई जाती थी, उनको काटकर इन्होंने क्या किया, एक तरीके से वैज्ञानिक वानिकी का इस्तेमाल किया। यानी कि वैज्ञानिक वानिकी की मैं बात करूं, ये क्या होती है सर? वैज्ञानिक वानिकी का मतलब क्या होता है कि एक जगह पेड़ लगे हुए हैं, आपने अलग अलग पेड़ काट दिए, साफ कर दिया, फिर वहां पे अपने हिसाब से जो आपको फायदा दे रहे हैं पेड़ वो लगाना शुरू किए, उसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक वानिकी। इससे हुआ यह कि हमारी जो और प्रजातियां जो थी, जो उनको ऐसा लगा कि वो जरूरतमंद नहीं है, वो सारी प्रजातियां जो है धीरे धीरे विलुप्त हो गई। और सीधे सीधे जो उनको पेड़ चाहिए थे उन्हीं पेड़ों को जो है उन्होंने एक बारी उगाना शुरू किया। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको देखने को मिलती हैं, क्या ये आपको देखने को मिलती हैं अंग्रेजों के शासन में। क्लियर हुआ? आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। सर क्विज का विनर कौन है? विनर की अगर हम बात करें तो ये है हमारे विनर। लो, ये जय, यश, अहम, तनिष्का, आर्यन, यूपी देव, विष्णु, नितेश, समर, XXN, देवराज चौहान। चलिए, तो आपका रिवीजन भी हो गया, ठीक है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना। चलो ठीक है ना, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। चलिए बेटा, कॉल वॉल नहीं कर सकता, सॉरी बेटा, सॉरी बेटा। वीडियो कॉल मैंने प्रण लिया है, मैं वीडियो कॉल नहीं करूंगा। उसका कारण ये है कि मैं चाहता हूं मैं तुम सबसे बात करूं, और वीडियो कॉल में मैं तुम सबसे बात नहीं कर सकता। बुराई भलाई नहीं लेना चाहता मैं, इसलिए मैं वीडियो कॉल नहीं करता। सब मेरे से बात करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय, टेक केयर।